भारत में हर कोई खुश है। सभी खुश हैं उस डील से जिसे विश्व ने नाम दिया मदर ऑफ ऑल डील। ये वैश्विक बाजार में न सिर्फ भारत को बढ़ावा दे रहा है, विश्व पटल पर न सिर्फ भारत का नाम एक तारे की तरह अंकित कर रहा है, बल्कि इस डील से भारत और मजबूत हुआ है। हमने आपको पहले ही बताया था कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। ये भी बताया कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका को ये बात नागवार गुजरी, वो भी इस कदर कि उन्होंने पूरे यूरोप को ही धोखेबाज तक कह दिया। खैर, हमने उनकी नाराजगी की वो वजह भी आपको बताई थी जो उन्होंने विश्व के सामने रखी, और वो भी जो वाकई उनकी नाराजगी की वजह है। और उस खबर को अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाके आप उसकी लिंक देख सकते हैं। लेकिन इन्हीं सबके बीच एक सवाल ये उठता है कि आखिर अमेरिका को इस डील से फर्क क्यों पड़ा। आखिर ईयू क्या है और ईयू इतना पावरफुल क्यों है कि अमेरिका को इस बात से फर्क पड़ा कि ये डील उसने भारत के साथ साइन की है। ईयू आखिर है क्या, ये कैसे काम करता है, और वो महिला जो पीएम मोदी के साथ नजर आई है तस्वीर में, बेहद इस डील के साइन होने के बाद खुश नजर आ रही हैं, वो महिला कौन है, उनके पास कितने पावर्स हैं। आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब, इस डील से जुड़ी हर वो बात जो अब तक आपके पास जो जानकारी नहीं पहुंची है। नमस्कार, मेरा नाम है कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जनभावना। हम उस महिला के बारे में बताएं उसके पहले ये जान लेते हैं कि यूरोपीय यूनियन आखिर है क्या और ये काम कैसे करता है। यूरोपीय देशों का एक संगठन है और ईयू का अर्थ है यूरोपीय संघ। यूरोप के 50 देशों में से 27 ईयू के सदस्य हैं। ईयू एक देश की तरह काम करता है और इसके अपने मूल्य, झंडा, केंद्रीय बैंक और मुद्रा और सिक्के, संसद और न्यायालय तक हैं। ईयू के सदस्य देशों के सभी नागरिकों को ईयू का नागरिक भी कहा जाता है। यूरोपीय यूनियन देशों का एक ऐसा संघ है जहां पर साझा ताकत व्यक्तिगत सीमाओं से भी बड़ी हो जाती है, यानी कि एकता की शक्ति। ये मॉडल ये साफ करता है कि कैसे अलग अलग देश मिलकर एक दिशा में शांति, समृद्धि और स्थिरता की दिशा में आगे बढ़ते हैं, यानी कि एक होकर काम करते हैं। यूरोपीय यूनियन दुनिया के सबसे प्रभावशाली और संगठित क्षेत्रीय संगठनों में से एक है। ये केवल देशों का कोई एक नॉर्मल ग्रुप नहीं है, कोई समूह नहीं है, बल्कि आर्थिक, राजनीतिक और कानूनी सहयोग का एक अनोखा मॉडल है जिसमें शामिल देश कई अहम नीतियों पर मिलकर फैसले लिया करते हैं। यूरोपीय यूनियन वैश्विक बाजार, कूटनीति, जलवायु नीति और तकनीकी नियमों में बड़ी और अहम भूमिका पूरे विश्व में निभाता है। अब इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसका इतिहास क्या है, ये भी जान लेते हैं। ईयू की शुरुआत दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप में स्थायी शांति और सहयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई थी। जैसे जैसे समय गुजरता गया, ये संगठन एक सिंगल मार्केट और साझा नीतियों वाला शक्तिशाली संघ बन गया। अगर हम आज की बात करें तो यूरोपीय यूनियन में 27 यूरोपीय देश सदस्य हैं, लेकिन पहले ये संख्या 28 हुआ करती थी। लेकिन ब्रिटेन, जो कि यूनाइटेड किंगडम 2020 में ईयू से बाहर हुआ, जिसे ब्रेग्जिट कहा जाता है। ईयू के सदस्य देशों में जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, नीदरलैंड, पोलैंड, स्वीडन, ग्रीस, पुर्तगाल सहित मध्य पश्चिमी और पूर्वी यूरोप के देश भी शामिल हैं। इसमें ऑस्ट्रिया भी शामिल है। अब यह जानना जरूरी है कि आखिर यूरोपीय यूनियन काम कैसे करता है। यूरोपीय यूनियन का संचालन कई प्रमुख संस्थाओं के माध्यम से होता है जो मिलकर कानून बनाते हैं और उन्हें लागू करते हैं। तो अब ये भी समझ लेते हैं कि वो संस्थाएं क्या है जो इन्होंने बनाई हैं। उनमें से एक है यूरोपीय आयोग, यानी कि यूरोपियन कमीशन। ईयू की एक कार्यकारी संस्था है जो नए कानूनों और नीतियों का प्रस्ताव लाती है। सदस्य देशों में कानूनों के पालन की निगरानी भी करती है। ईयू के बजट का प्रबंधन करती है, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर बातचीत भी करती है। इसके बाद है यूरोपीय संसद, जो ईयू की प्रत्यक्ष रूप से चुनी गई एक संस्था है। इसका काम है, यूरोपीय संसद का जो काम है वो है कानूनों पर बहस करना, मतदान कराना, बजट को मंजूरी देना और आयोग की निगरानी करना। इसके बाद आती है यूरोपीय संघ की परिषद, जिसे कि काउंसिल ऑफ द ईयू भी कहा जाता है। इसका काम क्या है? सदस्य देशों के मंत्री इसमें शामिल होते हैं और संसद के साथ मिलकर कानूनों को मंजूरी देते हैं, और यही इसका मुख्य काम भी है। इसके बाद है यूरोपियन काउंसिल। सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष या प्रधानमंत्री इसमें शामिल होते हैं और यूरोपीय यूनियन की दिशा और प्राथमिकताएं तय करते हैं। इसके अलावा अन्य प्रमुख संस्थाओं में यूरोपीय सेंट्रल बैंक, यूरोपीय संघ का न्यायालय, यूरोपीय कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स भी शामिल हैं। अब ये सब हमने जान लिया, लेकिन इन सब में एक सबसे अहम संस्था है यूरोपीय आयोग। तो हम ये जान लेते हैं कि आखिर ये क्या है और इसकी शक्तियाँ कितनी व्यापक हैं। यूरोपीय आयोग की अगर हम बात करें तो इसकी एक मुख्य कार्यकारी संस्था है
किसकी? यूरोपीय कमीशन की। ईयू की ये एक मुख्य कार्यकारी संस्था है जिसका सबसे जरूरी काम क्या है? नए कानूनों और नीतियों का प्रस्ताव रखना और सदस्य देशों में इन कानूनों के क्रियान्वयन की निगरानी करना। ऐसे में आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि यूरोपियन कमीशन ईयू के बजट का प्रबंधन करता है। ब्रुसेल्स स्थित ये संस्था ये भी तय करती है कि ईयू के जो कानून है वो सभी सदस्य देशों में सही ढंग से लागू हो रहे हैं या नहीं। ईयू की ओर से अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर बातचीत भी करती है और वित्तीय संसाधनों का आवंटन भी करती है। यूरोपीय आयोग ईयू की एकमात्र ऐसी संस्था है जिसे नए कानूनों का प्रस्ताव रखने का अधिकार है। यह प्रस्ताव यूरोपीय संसद और ईयू परिषद की मंजूरी के बाद बनाते हैं, ये कानून बनाए जाते हैं। आयोग सदस्य देशों के लिए कानून तैयार करता है, उसके पालन को सुनिश्चित करता है। यदि कोई ईयू कानूनों का पालन नहीं करता है, कोई भी जो देश ईयू से जुड़ा हुआ है, तो आयोग उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई भी कर सकता है। ईयू का वार्षिक बजट भी यही तैयार करता है जिससे संसद और परिषद में मंजूरी दी जाती है। उसके बाद आयोग अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ईयू का प्रतिनिधित्व करता है और व्यापार जैसे समझौतों पर भी बातचीत करता है। यूरोपियन आयोग राजनीतिक रूप से सदस्य देशों से स्वतंत्र होता है। हाल के वर्षों में आयोग ने बिग टेक कंपनियों के खिलाफ कड़ा रुख भी अपनाया था। एलन मस्क के ग्रोक चैटबॉट के खिलाफ महिलाओं और बच्चों से जुड़ी सेक्सुअल डीप फेक तस्वीरों को लेकर इन्होंने ही जांच शुरू की थी। दिसंबर में गूगल के खिलाफ ऑनलाइन कंटेंट का इस्तेमाल कर एआई मॉडल ट्रेनिंग और सर्च रिजल्ट ओवरव्यू तैयार करने को लेकर भी एंटी ट्रस्ट जांच ईयू ने ही शुरू की थी। आपको बता दें कि यूरोपियन आयोग में जो शामिल हैं कौन कौन शामिल हैं इसके बारे में जानकारी देते हैं। इसमें 27 आयुक्त होते हैं। ये यूरोपीय संघ के प्रत्येक सदस्य देश में से एक शामिल होते हैं। आयोग का नेतृत्व एक अध्यक्ष करता है। अभी अध्यक्ष के तौर पर कौन है? वही महिला जिसकी तस्वीर इस वक्त पीएम नरेंद्र मोदी के साथ वायरल हो रही है, जिनका नाम है उर्सुला वॉन डेर लेयन। वो आयोग के संगठन और आयुक्तों को विभाग आवंटित करती हैं। आयोग की नीति एजेंडा तय करती हैं। यूरोपीय काउंसिल बैठकें, G7 और G20 शिखर सम्मेलनों, गैर ईयू देशों के साथ बैठक और यूरोपीय संसद में ईयू का प्रतिनिधित्व करती हैं। अब हम आपको ये भी बताएंगे कि इनके पास और कितनी पावर है और ये महिला कैसे यहाँ तक पहुँची और ये है क्या, ये कौन है। लेकिन उसके पहले ये जान लेते हैं कि ये कैसे हो रहा है, ये सब पूरा जो काम कर रहा है ईयू वो कैसे कर रहा है। सभी आयुक्त और आयोग अध्यक्ष मिलकर कॉलेज ऑफ कमिश्नर्स बनाते हैं। जो आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति की जिम्मेदारी होती है उसे अध्यक्ष को सौंपा जाता है, यानी कि अध्यक्ष उनकी नियुक्ति करते हैं, जो आमतौर पर विदेश और सुरक्षा नीति के उच्च प्रतिनिधि होते हैं। यूरोपीय संसद चुनावों के बाद यूरोपीय काउंसिल आयोग अध्यक्ष के लिए उम्मीदवार प्रस्तुत करती है। संसद के पूर्ण बहुमत से मंजूरी के बाद अध्यक्ष की औपचारिक नियुक्ति भी होती है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता यानी कि FTA की घोषणा की गई, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा गया। इस ऐतिहासिक समझौते के बाद भारत और ईयू के बीच एक नए युग की शुरुआत हो गई है। इस मौके पर यूरोपीय काउंसिल की अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन भारत पर मौजूद हैं। भारत के दौरे पर आई। भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इन्हीं की जो तस्वीर है हाथ पकड़े हुए हंसते हुए वायरल हुई है। ये दोनों नेता जो हैं वो गणतंत्र दिवस की परेड 2026 में भी शामिल हुए और उर्सुला ने तो ये तक कहा कि उन्होंने इतना भव्य आयोजन नहीं देखा और इसमें पूरे इतिहास की झलक भी है। खैर, अब हम ये जान लेते हैं कि आखिर राष्ट्रपति वॉन डेर लेयन है कौन और उनकी पावर्स क्या है। 18 जुलाई 2024 को वॉन डेर लेयन को यूरोपीय संसद द्वारा यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। 720 में से 401 सदस्यों ने पूर्ण बहुमत दिया, यानी कि 401 सदस्यों ने इन्हें वोट किया। 2019 में हुए उनके चुनाव की तुलना में उनका पूर्ण बहुमत लगभग 30 वोटों से और ज़्यादा मजबूत हुआ, यानी उनका जो पिछला कार्यकाल था वो उससे भी ज़्यादा पावरफुल था। उर्सुला वॉन डेर लेयन यूरोप की सबसे प्रभावशाली महिला नेताओं में से एक है, जिनका जन्म 8 अक्टूबर 1958 को ब्रसेल्स यानी कि बेल्जियम में हुआ था। उनके पिता एस्टन अल्ब्रेक्ट यूरोपियन आर्थिक समुदाय में बड़े पदों पर रहे, जिसकी वजह से बचपन से ही वो यूरोपियन राजनीति से जुड़ी रही। उर्सुला ने पढ़ाई की शुरुआत अर्थशास्त्र से की थी, लेकिन बाद में चिकित्सा क्षेत्र को चुना। 3 दशक में वे जर्मनी की सबसे प्रमुख महिला नेता बन गई और कई अहम मंत्रालय भी उन्होंने संभाले। यूरोपियन आयोग की प्रमुख बनकर उर्सुला ने कोरोना संकट, ऊर्जा संकट और यूक्रेन युद्ध जैसे कठिन दौर में ईयू का नेतृत्व संभाला और वो एक मजबूत चेहरे के रूप में पूरे विश्व में जाने जाने लगी। ये कहा जा सकता है कि उर्सुला का चेहरा मजबूत वैश्विक चेहरा एक नेता के तौर पर माना जाने लगा है।
1987 में उन्होंने जर्मनी की हनोवर मेडिकल स्कूल से डॉक्टर की डिग्री ली। 1988 से 1992 तक डॉक्टर के रूप में काम किया। 1992 से 1996 तक वे अपने पति के साथ अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में रही। जर्मनी लौटकर उन्होंने अपने पब्लिक हेल्थ में मास्टर्स किया और शोध कार्य से जुड़ी रही। भारत और यूरोपीय संघ के रिश्तों में नया अध्याय जोड़ा है अगर किसी ने, तो वो है यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन, क्योंकि ये जो डील है ये पिछले 17-18 सालों से लगातार चल रही थी, लेकिन ये इनकी अध्यक्षता में संपन्न हुई, इसलिए इसका श्रेय भी उर्सुला वॉन डेर लेयन को जाता है और भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। तो जब से वो हमारे देश पहुंची तब से उनका जो दौरा है वो सुर्खियों में रहा। इसकी एक वजह भी रही, गणतंत्र दिवस समारोह में वो मुख्य अतिथि बनी। इसके बाद भारत EU के बीच जो बड़ा व्यापार समझौता हुआ, वहाँ तक वॉन डेर लेयन का ये दौरा दोनों पक्षों के लिए काफ़ी अहम भी साबित हुआ। पीएम नरेंद्र मोदी ने शिखर सम्मेलन में उनकी और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा की मेजबानी की, जिसके बाद लेयन ने कहा कि आज यूरोप और भारत ने एक इतिहास रचा है। यह अब तक का सबसे बड़ा समझौता है। 2 अरब लोगों को मुक्त व्यापार क्षेत्र अब तैयार हो चुका है, यानी कि 2 अरब लोगों को फ़ायदा मिलने वाला है। उन्होंने ये भी साफ किया कि ये तो बस शुरुआत है, अब यूरोप और भारत अपने रिश्तों को और मजबूत करने जा रहा है। यूरोपीय संघ के 2 शीर्ष नेताओं का गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि बनना इस रिश्ते के बढ़ते महत्व को दिखा रहा है। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि हमारे युग की सबसे बड़ी चुनौतियां सुरक्षा से लेकर जलवायु परिवर्तन और प्रतिस्पर्धा तक केवल संयुक्त प्रयासों से ही हल की जा सकती है। उन्होंने इसके आगे कहा कि इस पृष्ठभूमि में मेरा ये भी मानना है कि यूरोप को अपना सर्वोत्तम विकल्प चुनना चाहिए। और बड़ी बात है ये कहने के लिए, क्योंकि इसे आप सिर्फ एक बयान की तरह मत समझिए। जब डेर लेयन जब ये कह रही हैं कि यूरोप को सर्वोत्तम विकल्प चुनना चाहिए, तब उन्होंने अपना विकल्प भारत को चुना। यानी ये माना जा सकता है कि EU ने भारत को और मजबूत स्वीकार भी किया है और मजबूत बनाया भी है। बार बार लगातार हमने राष्ट्रीय जनभावना में आपके साथ ये खबरें साझा की थी कि किस तरह भारत के पास ज़्यादा युवा वर्ग है, किस तरह हमारे पास न सिर्फ बहुत बड़ी जनसंख्या है बल्कि हमारे पास कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी उम्र वो है जो काम करके इस देश को बदल सकते हैं। ऐसे में यूरोप का या EU का ये मानना कि भारत एक सर्वोत्तम विकल्प है, ये कोई बड़ी बात नहीं है या कोई नई बात नहीं है। बस अंतर इतना है कि भारतीय खुद इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे कि वो कितना कुछ कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये जो एक नया रास्ता भारत के लिए खुला है, इस रास्ते पर चलकर भारत अपने आप को कितना आगे ले जाता है और विश्व को भारत आगे आने वाले समय में क्या देता है, ये देखने लायक होगा। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और देखते रहिए राष्ट्रीय जनभावना।